हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक समझ चुके हैं कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, आनुवंशिक लक्षण हेरिडेटरी कैरेक्टर्स क्या होता है, क्रोमोसोम को समझे, होमोलोगस क्रोमोसोम को समझे, ट्रेट को समझे, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट को समझे, रिसेसिव को समझे, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। इन सभी टर्म के मीनिंग को हम लोग अभी तक समझ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो जिस तरह से हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि जेनेटिक्स का फादर कहलाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर दो प्रकार का प्रयोग किया था, मुख्य रूप से दो प्रकार का प्रयोग किया था, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डायहाइब्रिड क्रॉस। ये प्रयोग का नाम है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले लिखते हैं कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर कितने प्रकार का प्रयोग किया गया? दो प्रकार का प्रयोग किया गया। मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पी प्लांट, मटर के पौधे पर मुख्यतः दो प्रकार का प्रयोग किया गया। मेंडल ने मटर के पौधे पर मुख्य रूप से दो प्रकार का प्रयोग किया था। पहला प्रयोग का नाम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा प्रयोग का नाम डायहाइब्रिड क्रॉस। और भी प्रयोग किया था, लेकिन मुख्य रूप से जिससे वंशागति का नियम निकलता है वो दो ही प्रयोग था, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डायहाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस का स्टडी करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा आराम से समझाते हैं, ठीक से समझिएगा। थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप का लग सकता है, लेकिन अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि आसान बनाएं इस टॉपिक को। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में मेंडल ने दो प्रकार का मटर का पौधा लिया, एक लंबा मटर का पौधा और एक बौना मटर का पौधा। एक लंबा पौधा लिया, टॉल प्लांट, और एक बौना पौधा लिया, ड्वार्फ प्लांट। और इसको बोला पी पीढ़ी, इसको कहा पी पीढ़ी, या इसको बोला जनक पीढ़ी। इंग्लिश में कहेंगे इसको पेरेंटल जेनरेशन, ठीक है ना? एक लंबा मटर का पौधा लिया, एक बौना मटर का पौधा लिया, यानी कि मेंडल ने एक लक्षण लंबाई के दो विपरीत रूप वाले पौधे को ले लिया। एक लक्षण है लंबाई जिसका दो विपरीत रूप है, लंबा और बौना। लंबाई अगर ज़्यादा है पौधे में तो उसको बोलेंगे लंबा पौधा, लंबाई अगर कम है तो बोलेंगे बौना पौधा। तो एक लंबा मटर का पौधा ले लिया, एक बौना मटर का पौधा लिया, और इसको बोला पी पीढ़ी या जनक पीढ़ी, इंग्लिश में बोलेंगे पेरेंटल जेनरेशन। और इन दोनों पौधों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करते हैं, तो एक पौधा के फूल से परागकण को निकाल करके दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा पर डालते हैं। यही करते हैं ना। इन दोनों पौधों के बीच में कराया गया
क्रॉस पॉलिनेशन, इन दोनों पौधों के बीच में कराया गया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, इन दोनों पौधों के बीच में कराया गया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पर परागन कराया गया। या तो इस लंबा पौधा के फूल से परागकण निकाल करके उस बौना पौधा के फूल के स्टिग्मा पर डाला गया, या बौना पौधा के फूल से परागकण को निकाल करके लंबा पौधा के फूल के स्टिग्मा पर डाला गया। क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद बीज बना, बीज को बोया गया, बीज अंकुरित हुआ और नया पौधा बनाया। तो वो जो नया पौधा बना, सभी पौधा, बहुत सारा बीज बना और जितना भी बीज अंकुरित हुआ सभी पौधा अगली पीढ़ी में लंबा ही प्राप्त हुआ। सभी लंबा पौधा प्राप्त हो गया, सभी लंबा पौधा प्राप्त हुआ। इसको बोला गया F1 पीढ़ी, इसको बोला गया F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी को और दूसरा नाम दिया गया प्रथम संतानीय पीढ़ी। प्रथम संतानीय पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी। इंग्लिश में बोला गया फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन बोला गया। ठीक है, ये दोनों पी पीढ़ी यानी कि पेरेंट और ये उनका संतान, तो इसको बोला गया फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 पीढ़ी या प्रथम संतानीय पीढ़ी। F1 पीढ़ी में सभी पौधा कैसा प्राप्त हुआ? लंबा पौधा प्राप्त हुआ। एक भी बौना पौधा यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। पेरेंट कैसा था? एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो अगली पीढ़ी में जो पौधा बना वो टोटल पौधा कैसा बन गया? लंबा पौधा बना। जबकि इस पौधे का जन्म, F1 पीढ़ी के पौधे का जन्म दोनों पेरेंट से हुआ है। लंबा पौधा बौना पौधा दोनों के सहयोग से F1 पीढ़ी का पौधा बना। तो दोनों का ना लक्षण आना चाहिए, लेकिन कि नहीं। मेंडल को क्या दिखा कि F1 पीढ़ी में टोटल पौधा कैसा प्राप्त हुआ? लंबा पौधा प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ बौना पौधा क्यों नहीं प्राप्त होता है, या बौनापन का लक्षण क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या हो गया, ये सब कुछ देर के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मेंडल ने क्या किया, इस F1 पीढ़ी के लंबे पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। F1 पीढ़ी के लंबे पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। F1 पीढ़ी के लंबे पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद फिर बीज बना, उस बीज को भी बोया, बीज अंकुरित हो गया और फिर से अगली पीढ़ी का नया नया पौधा प्राप्त हुआ। तो अगली पीढ़ी में देखा मेंडल ने कि कुछ लंबा पौधा प्राप्त हुआ, कुछ लंबा पौधा प्राप्त हुआ और कुछ बौना पौधा भी प्राप्त हुआ। कुछ लंबा पौधा प्राप्त हुआ और कुछ बौना पौधा भी प्राप्त हो गया। और इसको बोला गया F2 पीढ़ी, इसको बोला गया F2 पीढ़ी, या इसको बोला गया द्वितीय संतानीय पीढ़ी। द्वितीय संतानीय पीढ़ी, इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंड फिलियल जनरेशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंड फिलियल जनरेशन, F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में लंबा बौना दोनों प्रकार का पौधा प्राप्त हो गया और लंबा बौना पौधा का अनुपात निकल गया कितना? 3:1। यानी यदि 3 लंबा पौधा तो बौना पौधा 1, यदि 30 लंबा पौधा तो बौना पौधा होगा 10, यदि 300 लंबा पौधा तो बौना पौधा होगा 100। 4 में से 3 हिस्सा लंबा पौधा, 1 हिस्सा बौना पौधा। अगर F2 पीढ़ी में 100 पौधा बनता है तो 100 का 3 हिस्सा होगा लंबा, यानी कि 75 पौधा हो जाएगा लंबा और 1 हिस्सा यानी कि 25 पौधा हो जाएगा बौना। तो ये अनुपात कैसे निकला ये भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। यही है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इस कहानी को थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। मेंडल ने अपने पहले प्रयोग यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मटर के 2 पौधे को चुना। एक मटर का लंबा पौधा लिया और एक मटर का बौना पौधा लिया। इसको क्या बोला? पी पीढ़ी कहा, पेरेंटल जनरेशन बोला। दोनों पौधा के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। बनने वाले बीज को बोने पर F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हो गए। इसके बाद F1 पीढ़ी के लंबे पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। तो उसके बाद जो बीज बना उसको बोने पर अगली पीढ़ी में लंबा और बौना दोनों प्रकार का पौधा प्राप्त हो गया और लंबा बौना पौधा का अनुपात निकल गया 3:1।
अब यहाँ सभी लंबा पौधा ही क्यों बना, बौना पौधा क्यों नहीं बना, यहाँ लंबा पौधा से बौना पौधा क्यों बन गया, ये अनुपात 3:1 क्यों आया, ये सब कुछ हम लोग अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ये स्ट्रक्चर समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग इसको जीनोटाइप के आधार पर भी समझेंगे। इतना समझने के बाद एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि गेमिट बनने के दौरान किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है। जब भी गेमिट बनेगा, जब भी युग्मक बनेगा तो किस प्रकार का सेल डिवीजन होगा, क्योंकि पौधा में पहले होता है पॉलिनेशन, इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हम बोले यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो पॉलिनेशन का मतलब है एंथर से परागकण निकलेगा, स्टिग्मा पर गिर जाएगा, बस इतना सा पॉलिनेशन है। इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। परागकण के अंदर में 2 पीस मेल गेमिट होगा और ओवरी के ओव्यूल के अंदर में 2 पीस फीमेल गेमिट होगा। तो मेल फीमेल गेमिट का फ्यूज़न क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो फर्टिलाइजेशन भी तो होगा, तो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए पहले गेमिट बनाना पड़ेगा, यानी कि पॉलन ग्रेन के अंदर परागकण के अंदर मेल गेमिट बनता है, ओव्यूल के अंदर में फीमेल गेमिट बनता है। पहले गेमिट बनाने का तरीका सीख लेते हैं, इसके बाद जो है जीन की संरचना के आधार पर इसको एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि गेमिट निर्माण के समय किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। गेमिट निर्माण के समय, गेमिट निर्माण के समय किस प्रकार का कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन होता है, किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है, किस प्रकार का सेल डिवीजन, अरे क्या हो गया, किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है ना, किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक से समझते हैं इसको। जब भी गेमिट बनता है तो प्रायः मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और मियोसिस सेल डिवीजन डिप्लॉइड सेल में होगा, और डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम जोड़े के रूप में पाया जाता है, और जोड़े के क्रोमोसोम पर जिनका दोनों एलील प्रेजेंट रहता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक सेल बना दिए, ये एक सेल है जो कि डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल है 2n, और इसके अंदर में जोड़े का क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये हो गया और इसका जोड़ा वाला क्रोमोसोम ये हो गया, जोड़े का क्रोमोसोम है। इस जोड़े के क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र कहेंगे, इसको बोलेंगे समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेल में उपस्थित जोड़े के गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्यों, क्योंकि जोड़े के दोनों गुणसूत्र पर समान लक्षण पाया जाता है, और जिनका दोनों एलील भी इसी समजात गुणसूत्र के अलग अलग गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कौन सा कलर यूज करें, कलर यूज कर लेते हैं, ये हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस क्रोमोसोम पर माना कि बड़ी टी एलील है और इस क्रोमोसोम पर माना कि छोटी टी एलील है। एक पर है बड़ी टी एलील, दूसरे पर है छोटी टी एलील, और ये दोनों मिलकर के कहलाया जिन, ये दोनों मिलकर कहला गया जिन, ये दोनों मिलकर क्या कहला गया, जिन कहलाया। तो एक जिन में यहाँ 2 एलील है, एक है बड़ी टी और एक है छोटी टी। ये तो सेल के अंदर क्रोमोसोम पर जिन और एलील का सजावट दिखाए। इसी सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होगा और बन जाएगा गेमिट। तो ऐसे मियोसिस सेल डिवीजन 2 चरण में होता है, मियोसिस फर्स्ट होगा फिर मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस फर्स्ट होता है तो 1 से 2 सेल बनता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। फिर मियोसिस सेकेंड होगा, फिर 2 से 4 सेल बनेगा और क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रह जाएगा। यानी कि अगर किसी एक सेल में माना 10 क्रोमोसोम है, जोड़े के रूप में है, उसमें मियोसिस फर्स्ट होगा तो वह एक सेल विभाजन करके बना लेगा 2 सेल, और ये दोनों सेल में क्रोमोसोम हाफ हाफ हो जाएगा, 5-5 हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों सेल फिर मियोसिस सेकेंड में डिवीजन करेगा और अब बन जाएगा 2 से 4,
तो 2 से 4 बनेगा, तो चारों में 5-5 ही क्रोमोसोम रहेगा। यानी कि मियोसिस फर्स्ट के बाद ही हैप्लॉइड सेल बनता है और मियोसिस सेकेंड के बाद भी फिर हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रह जाता है। तो कुल मिलाकर मियोसिस में 1 से 4 सेल बनता है और ये चारों सेल गेमिट कहलाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे, हम सिर्फ मियोसिस करते हैं, फर्स्ट करते हैं, 1 से 2 सेल बनाएंगे, क्रोमोसोम नंबर चूंकि हाफ हो ही जाता है और हम उसी को गेमिट मान लेंगे। तो बस सिर्फ मियोसिस फर्स्ट ही कर देंगे, सिर्फ मियोसिस फर्स्ट ही करके हम लोग यहाँ पर गेमिट मान लेंगे उसको। तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होगा, यहाँ पर होगा मियोसिस फर्स्ट, इसमें हो गया मियोसिस लिखते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट क्यों लिखे, मियोसिस लिखते हैं, मियोसिस हुआ। और ये 1 सेल विभाजन करके बना लेगा 2 सेल, 1 सेल विभाजन करके बना लेगा कितना, 2 सेल। अब मियोसिस सेल डिवीजन का क्या नियम है कि जैसे ही 1 से 2 सेल बना फिर 2 से 4 भी बनेगा, वास्तव में अगला 4 सेल ही गेमिट होगा, लेकिन हम इसी को गेमिट मान के चलेंगे। जोड़े का जो क्रोमोसोम होता है वो दोनों अलग अलग गेमिट में चला जाता है। जोड़े का जो क्रोमोसोम है समजात गुणसूत्र, एक क्रोमोसोम आ जाएगा इस गेमिट में, दूसरा क्रोमोसोम चला जाएगा दूसरे गेमिट में। इस क्रोमोसोम को हम इधर ला देते हैं, इस क्रोमोसोम को हम यहाँ ला दिए और दूसरे क्रोमोसोम को हम यहाँ ला दिए, ठीक है। तो पहले क्रोमोसोम पर कौन सा एलील था, इस पर क्या था, बड़ी टी, ये पॉइंट जो देते हैं ना यही पॉइंट है एलील, इसका नाम क्या, बड़ी टी। तो बड़ी टी देखो इस तरफ आ गया और दूसरे क्रोमोसोम पर कौन सा एलील था, छोटी टी, तो छोटी टी चला गया दूसरे गेमिट में, चला गया ना, और यही क्या हो गया, गेमिट, यही हो गया गेमिट। इसी को हम मान लेते हैं कि गेमिट है और ये हैप्लॉइड है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 क्रोमोसोम, इसमें 1 हो गया, इसमें 1 हो गया सॉरी, तो आधा हो गया ना, 50% आ गया। अगर यहाँ रहता 10 तो इसमें आता 5, इसमें आता 5, अगर इसमें रहता 46 तो इसमें आता 23, इसमें आता 23, आता कि नहीं। हम इसी को मान लेते हैं क्या कि यही गेमिट है। गेमिट बनने के समय मियोसिस सेल डिवीजन होता है, इस दौरान डिप्लॉइड सेल में उपस्थित जोड़े का क्रोमोसोम अलग अलग गेमिट में चला जाता है, जिसके कारण जिन का दोनों एलील भी अलग अलग गेमिट में चला जाता है। जिन में जो एलील है 2 पीस, वो है बड़ी टी और छोटी टी। तो बड़ी टी छोटी टी यहाँ एक ही सेल के अंदर है ना, और ये सेल में डिवीजन हो गया, गेमिट बन गया। तो एक क्रोमोसोम जैसे इधर आएगा तो इस पर बड़ी टी था तो बड़ी टी इस गेमिट में आ गया, और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गेमिट में जाएगा तो उस पर छोटी टी था तो दूसरे गेमिट में छोटी टी चला गया, गया कि नहीं। इस सेल में बड़ी टी छोटी टी एक साथ है, लेकिन कि गेमिट जैसे बना तो दोनों टी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। कुछ और भी शॉर्टकट में ज़रा बना के दिखाते हैं। इसको हम शॉर्टकट में और कैसे लिख सकते हैं, इसको और शॉर्टकट में हम कैसे लिख सकते हैं। बड़ी टी छोटी टी जिन में ये 2 एलील है, जैसे गेमिट बना तो गेमिट बनने के टाइम में क्या हो गया, बड़ी टी अलग गेमिट में चला गया, छोटी टी अलग गेमिट में चला गया, ये दोनों क्या हो गया, गेमिट। अगर ऐसा रहता, बड़ी आर छोटी आर रहता, ठीक है ना, गेमिट बनेगा तो क्या होगा, बड़ी आर अलग गेमिट में जाएगा और छोटी आर अलग गेमिट में जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बड़ी आर एक क्रोमोसोम पर होगा तो दूसरा छोटी आर दूसरे क्रोमोसोम पर होगा, और ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। जोड़े का गुणसूत्र क्या होता है, अलग अलग गेमिट में चला जाता है, इसलिए जिन का दोनों एलील भी क्या होगा, अलग अलग गेमिट में चला जाएगा। अगर ऐसा हो, बड़ी टी हो, तब क्या होगा, एक बड़ी टी अलग गेमिट में जाएगा, दूसरा बड़ी टी दूसरे गेमिट में जाएगा कि नहीं। तो यहाँ दोनों समान प्रकार का गेमिट बना, यहाँ दोनों अलग अलग प्रकार का गेमिट बना। नियम है कि जब भी गेमिट बनना होगा तो मियोसिस सेल डिवीजन होगा, और मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान जो जोड़े का क्रोमोसोम होता है वह अलग अलग गेमिट में चला जाता है, इसलिए जिन का जो दोनों एलील होता है वह भी अलग अलग गेमिट में चला जाता है। अगर ऐसा हो, बड़ी वाई छोटी वाई, ऐसा जिन है किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी जीव में, इसमें जब गेमिट बनेगा तो क्या करेंगे, बड़ी वाई अलग गेमिट में जाएगा, छोटी वाई अलग गेमिट में जाएगा। अगर ऐसा हो,
छोटी वाई ऐसा जीन है किसी जीव में, इसमें गेमिट बनेगा तो क्या होगा, एक छोटी वाई एक गेमिट में गया, दूसरा छोटी वाई दूसरे गेमिट में जाएगा। सेम पैटर्न, ये जो जिन का दोनों एलील है छोटी वाई ये तो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर होगा ना, और ये दोनों क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। ये दोनों क्रोमोसोम ही अलग अलग गेमिट में चला जाता है, इसलिए जिन का दोनों एलील भी अलग अलग गेमिट में चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। ये बात अगर किसी को समझ में आ गया तो फिर चैप्टर में आगे दिक्कत नहीं होगा, है ना। जिन में कितना एलील, 2 एलील, और ये दोनों एलील समजात गुणसूत्र के अलग अलग गुणसूत्र पर होता है। गेमिट बनेगा तो दोनों गुणसूत्र, जोड़े का दोनों गुणसूत्र अलग अलग गेमिट में चला जाएगा, इसलिए जिनका दोनों एलील भी अलग अलग गेमिट में चला जाता है। एकदम याद रखना है इस बात को। अगर ये बात समझ में नहीं आया तो फिर आगे भी समझ में नहीं आएगा, और ये बात जिसको समझ में आ गया उसको आगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस को और सही तरीके से समझते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अब और बेहतर तरीके से समझते हैं, है ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग और सही तरीके से समझते हैं। कैसा पौधा लिया था, एक लंबा मटर का पौधा और एक बौना मटर का पौधा। ठीक है, एक लंबा मटर का पौधा लिया था और एक बौना मटर का पौधा लिया था, ये था ना। एक लंबा मटर का पौधा और एक बौना मटर का पौधा, ठीक से समझना है। लंबा पौधा और एक था बौना पौधा, है ना। एक लंबा पौधा था, दूसरा बौना पौधा था। ये जो लंबा पौधा था ये शुद्ध लंबा पौधा था, इसके पास जो जिन था वो था बड़ी टी, मतलब शुद्ध लंबा पौधा था। अगर बड़ी टी छोटी टी भी होता है तो भी पौधा लंबा ही होता है, लेकिन उसको हम शुद्ध लंबा पौधा नहीं बोलेंगे। ये पौधा कैसा था, शुद्ध लंबा पौधा था, मतलब इसके पास जिन था बड़ी टी। अब क्या मेंडल को ये जिन दिखाई पड़ रहा था कि वो शुद्ध लंबा पौधा है कि बौना, मतलब वो संकर लंबा पौधा है, किस तरह का पौधा है, शुद्ध है कि नहीं है। जिन मेंडल को नहीं दिख रहा था, और मेंडल के टाइम तक जिन नाम था भी नहीं। जिसे आज हम जिन के नाम से जानते हैं, मेंडल ने उसे फैक्टर कहा था। मेंडल को ऐसा लगता था कि कुछ तो कण होता है जिसमें कि गुण पाया जाता है, उस कण को मेंडल ने फैक्टर कहा था। मेंडल के उसी फैक्टर को आज हम जिन के नाम से जानते हैं। आज हम जानते हैं कि वो डीएनए का पार्ट होता है, उसी में लक्षण पाया जाता था, आज हम उसको जिन कहते हैं। मेंडल उसको फैक्टर कहा था। शुद्ध लंबा पौधा है, इस बात का कैसे पहचान किया जा सकता है। अगर लंबा पौधा में लगातार कई पीढ़ी तक सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद भी हर बार अगली पीढ़ी में लंबा पौधा ही प्राप्त होता है, तो इससे पता चलता है कि वो लंबा पौधा शुद्ध लंबा पौधा है। और यदि लंबा पौधा में लगातार कुछ पीढ़ियों तक सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए और अगली पीढ़ी सब में बौना पौधा आने लगे, तो इससे पता चलता है कि वो शुद्ध लंबा पौधा नहीं है। अगर शुद्ध लंबा पौधा होगा तो उसके पास बड़ी टी जीन होगा कि नहीं, उसके पास छोटी टी जीन है ही नहीं। तो लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो तो बाहर से कहीं छोटी टी आएगा ही नहीं, कहीं बौना पौधा बनेगा ही नहीं। तो शुद्ध लंबा पौधा को पहचानने का यही तरीका है कि एक लंबा पौधा लिया जाए और कई पीढ़ी तक, 3-4 पीढ़ी तक अगर सेल्फ पॉलिनेशन ही कराया जाए, और अगर हर पीढ़ी में आगे लंबा पौधा ही बनते रह जाए, तो उसका मतलब है कि वो पौधा शुद्ध लंबा पौधा है। और अगर शुद्ध नहीं होगा तो अगले कुछ पीढ़ी के बाद बौना पौधा भी देखने के लिए मिलेगा। तो मेंडल ने शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौना पौधा लिया, तो बौना पौधा में जीन कैसा था, डबल छोटी टी, और इसको क्या बोला, पी पीढ़ी कहा, इसको बोला पी पीढ़ी। और इन दोनों पौधों के बीच में किया था क्या, क्रॉस पॉलिनेशन।
या तो लंबा पौधा के फूल से परागकण को निकाल करके बौना पौधा के स्टिग्मा पर डाल दिया, या बौना पौधा के फूल से परागकण को निकाल करके लंबा पौधा के स्टिग्मा पर डाल दिया। परागकण को या तो इधर से इधर भेज दिया जाए या फिर उधर से इधर भेज दिया जाए, परिणाम एक समान प्राप्त होता है। तो क्रॉस पोलिनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल फीमेल गेमिट का फ्यूजन। तो मेल फीमेल गेमिट बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं। अभी तुरंत हम लोग सीखे कि गेमिट कैसे बनता है। गेमिट बनने के टाइम में मियोसिस कोशिका विभाजन होगा, जोड़े का जो एलील होता है वो दोनों अलग अलग गेमिट में चला जाता है। तो जब यहाँ गेमिट बनेगा तो दो डबल बड़ी टी है ना, तो एक बड़ी टी आ जाएगा एक गेमिट में और दूसरा बड़ी टी चला जाएगा दूसरे गेमिट में। इसी प्रकार यहाँ पर जब गेमिट बनेगा तो एक छोटी टी चला जाएगा एक गेमिट में, दूसरा छोटी टी जाएगा दूसरे गेमिट में। जाएगा कि नहीं? अगर हम इस पौधा के परागकण का यूज कर रहे हैं मतलब ये मेल गेमिट होगा, अगर हम इसके स्टिग्मा का यूज कर रहे हैं मतलब ये फीमेल गेमिट होगा। तो यहाँ पर ये दोनों गेमिट सेम प्रकार का है, बड़ी टी सेम है ना। तो जब सेम प्रकार का है तो उसको दो बार नहीं लिखना है, उसको एक बार ही लिखेंगे। उसको एक बार ही लिखेंगे और बोलेंगे इस पौधा में जितना भी गेमिट बनेगा सभी गेमिट बड़ी टी वाला बनेगा। इसी प्रकार इस पौधा में जितना भी गेमिट बनेगा, क्या हो गया? बौना पौधा। बौना पौधा। इस पौधा में जितना भी गेमिट बनेगा वो सब छोटी टी वाला ही गेमिट बनेगा। और इस लाइन में क्या हो गया? गेमिट हो गया। जब दो अलग अलग प्रकार का गेमिट बन जाए ना तो फिर दो बार लिख देंगे, लेकिन जब एक ही प्रकार का बन रहा है तो उसको एक बार ही लिखेंगे। अब क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान ये दोनों गेमिट एक दूसरे से जुड़ेगा। क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, यहाँ पर हुआ है कौन सा पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ हो गया है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। तो जैसे क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो अगली पीढ़ी का जो पौधा होगा उसमें जिन कैसा आएगा? यहाँ से आ गया बड़ी टी और यहाँ से आ गया छोटी टी। बड़ी टी मतलब लंबापन का लक्षण, छोटी टी का मतलब बौनापन का लक्षण। जब भी एक लक्षण का दो अलग अलग ट्रेट वाला जिन या एलील एक साथ आ जाता है तो एक लक्षण प्रभावी हो जाता है और एक लक्षण अप्रभावी हो जाता है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ना कि लंबा और बौना अगर दोनों एक साथ आएगा तो पौधा लंबा ही होगा। पौधा कैसा होगा? लंबा पौधा होगा। लेकिन ये शुद्ध लंबा पौधा नहीं है, ये संकर लंबा पौधा है। इस संकर का मतलब हाइब्रिड होता है, अशुद्ध होता है। ठीक है ना? इस संकर का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड, अशुद्ध। और यही कहलाया F1 पीढ़ी का पौधा। तो F1 पीढ़ी में जो भी पौधा बनेगा, बहुत सारा पौधा बनेगा, उसके पास एक बड़ी टी एलील होगा और एक छोटी टी एलील होगा। बड़ी टी का काम है लंबापन का लक्षण को दर्शाना, छोटी टी का काम है बौनापन के लक्षण को दर्शाना। लेकिन छोटी टी यहाँ हो जाएगा अप्रभावी और बड़ी टी हो जाएगा प्रभावी, इसलिए लंबापन का लक्षण दिख गया, बौनापन का लक्षण दब गया। तो वास्तव में F1 पीढ़ी के पौधे में लंबापन का भी लक्षण आया है, बौनापन का भी लक्षण आया है, लेकिन बौनापन के सामने लंबापन का लक्षण प्रभावी हो गया और बौनापन का लक्षण अप्रभावी हो गया। हुआ कि नहीं? इसलिए पौधा दिख गया कैसा? लंबा। तो F1 पीढ़ी के पौधा का जो पौधा था उसका जीन कैसा था? बड़ी टी छोटी टी। अब जीन कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। F1 पीढ़ी के पौधा में जितना भी कोशिका होगा, चाहे जड़ का कोशिका हो, चाहे तना का कोशिका हो, चाहे पत्ती का कोशिका हो, चाहे फूल का कोशिका हो, फूल के नर भाग एंड्रोसियम का कोशिका हो, फूल के मादा भाग गैनोसियम का कोशिका हो, हर जगह की कोशिका में ऐसा ही जीन होगा, बड़ी टी छोटी टी। तो हम एक साइड से यहाँ पर फूल बनाते हैं। F1 पीढ़ी का पौधा है और इसमें ये फूल है, फूल का ये नर भाग एंड्रोसियम है और ये मादा भाग गैनोसियम है। तो फूल के नर भाग एंड्रोसियम में ऐसा ही जीन होगा, बड़ी टी छोटी टी, और मादा भाग गैनोसियम में भी ऐसा ही जीन होगा, बड़ी टी छोटी टी। आ रहा है समझ में कि नहीं? F1 पीढ़ी के पौधा में जीन कैसा आया? बड़ी टी छोटी टी आया ना, एक बड़ी टी यहाँ से आ गया, छोटी टी यहाँ से आ गया।
तो F1 पीढ़ी के पौधा का जितना भी भाग होगा, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल है, फूल का नर भाग एंडोसियम है, फूल का मादा भाग एंडोसियम है, हर भाग की कोशिका में, हर भाग के सेल में ऐसा ही जीन होगा, बड़ी टी छोटी टी होगा। चूँकि हमको अब आगे कराना है सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एंथर से एक ही पौधा के फूल से एंथर से यहाँ पोलन ग्रेन निकलेगा, स्टिग्मा पर पहुँचेगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में इसी फूल का मेल गेमिट इसी फूल के फीमेल गेमिट से जुड़ेगा, एक ही फूल का, एक ही पौधा का मेल गेमिट उसी पौधा के फीमेल गेमिट से जुड़ेगा। जहाँ क्रॉस पॉलिनेशन हुआ था वहाँ तो दो अलग अलग पौधा का ना मेल फीमेल गेमिट जुड़ा था, लेकिन हमको अब F1 पीढ़ी में आगे क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन करना है। तो इस फूल का पोलन ग्रेन इसी फूल के स्टिग्मा पर गिरेगा, यानी इस फूल का मेल गेमिट उसी फूल के फीमेल गेमिट से जुड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस फूल के जो कि F1 पीढ़ी का पौधा है, इसके मेल पार्ट में मेल गेमिट बना देते हैं और फीमेल पार्ट में फीमेल गेमिट बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, F1 पीढ़ी का ये पौधा है और यही पौधा यहाँ है, उसका एक फूल है, नर भाग मेल पार्ट एंडोसियम यहाँ है, तो एंडोसियम के जीन को यहाँ लिखते हैं। एंडोसियम में कैसा जीन है, बड़ी टी छोटी टी है, माना ये नर भाग है, नर भाग है, ठीक है ना, मेल पार्ट हो गया ये मेल पार्ट। और ये गैनोसियम फीमेल पार्ट मादा भाग, उसमें भी जीन कैसा है, बड़ी टी छोटी टी, ये कैसा हो गया, फीमेल पार्ट मादा भाग हो गया, मादा भाग हो गया। थोड़ा हिंदी ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये F1 पीढ़ी का ही पौधा है, F1 पीढ़ी का ही ये पौधा है, ठीक है ना, ये है F1 पीढ़ी का ही पौधा। तो F1 पीढ़ी के पौधा का ये एक फूल का नर भाग है और उसी फूल का ये मादा भाग है, यही पौधा इसका एक फूल, नर भाग के जीन को यहाँ लिख दिए, मादा भाग के जीन को यहाँ लिख दिए। नर भाग में नर युग्मक बना देंगे, मादा भाग में मादा युग्मक बना देंगे, मेल फीमेल गेमिट बना देंगे, बनाते हैं। अब यहाँ इस नर भाग में जब मेल गेमिट बनेगा तो क्या होगा, बड़ी टी अलग गेमिट में जाएगा, छोटी टी अलग गेमिट में जाएगा। चूँकि ये बड़ी टी वाला गेमिट है, ये छोटी टी वाला गेमिट है, इसलिए दो अलग अलग बार लिखना पड़ेगा। सेम प्रकार का तो नहीं है ना, यहाँ तो सेम प्रकार का बन गया था, इसमें भी बड़ी टी उसमें भी बड़ी टी, तो दो बड़ी टी वाला गेमिट दो बार नहीं बना करके हम एक बार बनाए। यहाँ तो दो बार बन रहा है ना, दो अलग अलग टाइप का ना बन रहा है, एक बड़ी टी अलग गेमिट में, दूसरा छोटी टी दूसरे गेमिट में, तो चूँकि दो अलग अलग टाइप का इसलिए दो बार लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ भी बड़ी टी अलग गेमिट में, छोटी टी अलग गेमिट में जाएगा। इस लाइन में क्या हो गया, गेमिट हो गया, गेमिट्स हो गया, है कि नहीं। तो मेल पार्ट में दो प्रकार का मेल गेमिट बन गया, फीमेल पार्ट में दो प्रकार का फीमेल गेमिट बन गया। अब हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, अब होगा फर्टिलाइजेशन, तो मेल गेमिट फीमेल गेमिट से जुड़ेगा। ये दो प्रकार का मेल गेमिट है, दो पीस नहीं है, याद रखना कि ये दो पीस नहीं है, दो प्रकार का है। बड़ी टी वाला मेल गेमिट बहुत सारा होगा, छोटी टी वाला मेल गेमिट बहुत सारा होगा। इसी प्रकार बड़ी टी वाला फीमेल गेमिट बहुत सारा होगा, छोटी टी वाला भी फीमेल गेमिट बहुत सारा होगा। लेकिन प्रकार कितना है, दो प्रकार का मेल गेमिट बन गया, दो प्रकार का फीमेल गेमिट बन गया। अब सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान, सेल्फ पॉलिनेशन के पश्चात यदि बड़ी टी वाला मेल गेमिट जुड़ जाता है बड़ी टी वाले फीमेल गेमिट से, तो अगली पीढ़ी के पौधा में जीन आएगा यहाँ से बड़ी टी और बड़ी टी। तो बड़ी टी आने का मतलब लंबा लंबा, इसलिए पौधा कैसा हो जाएगा, लंबा पौधा हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ये शुद्ध लंबा पौधा होगा, शुद्ध लंबा पौधा होगा, होगा कि नहीं। बड़ी टी शुद्ध लंबा पौधा होगा, ठीक है। कुछ बड़ी टी वाला मेल गेमिट जुड़ जाएगा छोटी टी वाले फीमेल गेमिट के साथ, तो अगली पीढ़ी में जो जीन आएगा वो आएगा बड़ी टी और छोटी टी। तो बड़ी टी और छोटी टी आया, बड़ी टी पौधा को लंबा करने का कोशिश करेगा, बड़ी टी पौधा को लंबा करने का कोशिश करेगा और छोटी टी बौना करने का कोशिश करेगा। तो बड़ी टी छोटी टी आता है तो पौधा दिखता कैसा है, लंबा, लंबा बौना साथ साथ आया तो लंबा प्रभावी बौना अप्रभावी। तो ये भी पौधा कैसा दिख गया,
लंबा ही दिख गया, लेकिन शुद्ध है क्या? नहीं, ये कैसा लंबा पौधा है? संकर, हाइब्रिड टाइप का है, अशुद्ध। अगर छोटी टी वाला मेल गेमिट इस बड़ी टी वाले फीमेल गेमिट से जुड़ जाता है तो अगली पीढ़ी का जो पौधा बनेगा उसमें आएगा छोटी टी बड़ी टी। तो बड़ी टी को आगे लिखना चाहिए, छोटी टी को पीछे। प्रभावी लक्षण वाले एलील को पहले लिखेंगे, अप्रभावी लक्षण वाले एलील को बाद में लिखेंगे, तो भी ये पौधा कैसा दिख जाएगा? लंबा ही दिखेगा, दिखेगा ना, लंबा ही दिखेगा। और ये भी होगा संकर लंबा पौधा होगा, हाइब्रिड। और अगर कुछ छोटी टी वाला मेल गेमिट छोटी टी वाले फीमेल गेमिट से जुड़ जाएगा तो छोटी टी मिलकर पौधा में आया, छोटी टी बौना बौना। और जब ये छोटी टी एक साथ आ जाएगा तो फिर इसके गुण को दबाने वाला यहाँ कोई बड़ी टी तो है नहीं, इसलिए ये पौधा कैसा हो जाएगा? बौना होगा। ये पौधा हो गया बौना, और ये बौना पौधा हमेशा शुद्ध ही होता है, बौना पौधा हमेशा शुद्ध ही होता है। और यही हो गया कौन सा पीढ़ी? ये हो गया F2 पीढ़ी, ये हो गया F2 पीढ़ी। और यहाँ कौन सा पॉलिनेशन हुआ है? तो यहाँ हो गया है सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ हो गया है सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ है सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब F1 पीढ़ी के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो हमको F2 पीढ़ी में लंबा 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 और बौना, यानी कि लंबा बौना दो प्रकार का पौधा दिखा, जिसमें से लंबा था 3, लंबा 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 3 लंबा, और बौना था कितना? 1। तो लंबा बौना पौधा का अनुपात क्या निकल गया? 3:1 निकल गया। देखिए स्ट्रक्चर को ठीक से, लंबा 3 बार प्राप्त हुआ है, बौना 1 बार प्राप्त हुआ, तो लंबा बौना पौधा का अनुपात क्या निकला? 3:1 निकला। इतना समझ में आया? अब F2 पीढ़ी को प्राप्त करने का एक और तरीका होता है। F2 पीढ़ी को एक बार तो हम लोग यहाँ प्राप्त कर लिए, एक बार हम लोग एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, एक बोर्ड के अंदर भी F2 पीढ़ी को प्राप्त करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? तो F1 पीढ़ी में जो गेमिट बना है, F1 पीढ़ी में जो गेमिट बना है उस गेमिट का यूज करेंगे, क्रॉस करा करके F2 पीढ़ी का पौधा बना लेंगे। तो ये जो एक बोर्ड बनता है उसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। और चेकर बोर्ड हम बनाते हैं, अगले पेज में बना लेते हैं, अगले पेज में बनाते हैं चेकर बोर्ड, उसको बोलते हैं चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड, या इसी को बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर, चेकर बोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर, चेकर बोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है ना? एक बोर्ड बना रहे हैं, तो बोर्ड में क्या करते हैं, इस तरह से कुछ बॉक्स हम बना रहे हैं, है ना? इस तरह से बॉक्स बनाते हैं, और इस तरह से हम इसमें छोटा छोटा बॉक्स बना दिए। सॉरी, ऊपर दर्शाएंगे मेल गेमिट को, ऊपर दर्शाएंगे नर युग्मक को। ठीक है ना? हिंदी लिख देते हैं, ऊपर दर्शाना है नर युग्मक को। नर या मेल का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे मेल गेमिट, बुक में दिया गया है ये सिंबल, मेल गेमिट्स। तो मेल गेमिट दो प्रकार का बना था ना, बड़ी टी वाला और छोटी टी वाला। इधर दर्शाएंगे मादा युग्मक को, मादा युग्मक। मादा युग्मक का सिंबल इस तरह का होता है, फीमेल गेमिट, फीमेल गेमिट, फीमेल गेमिट, है ना? तो इस तरह का बोर्ड बना दिए, एक साइड नर युग्मक मेल गेमिट दर्शा दिए, एक साइड फीमेल गेमिट दिखाएंगे। तो फीमेल गेमिट भी दो तरह का बना था, बड़ी टी वाला और छोटी टी वाला। इसी तरह का ना गेमिट बना था यहाँ। F1 पीढ़ी के पौधा में दो प्रकार का मेल गेमिट बना था, दो प्रकार का फीमेल गेमिट बना था, बड़ी टी और छोटी टी वाला। इसी चीज़ को हम यहाँ पर बना दिए हैं। इस चेकर बोर्ड में बॉक्स कितना बनेगा, तो ये जैसे 1 2 3 4 बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, तो ये कितना पीस बनेगा, इसको हम कैसे जांचते हैं? उसके लिए क्या करना होगा, F1 पीढ़ी में जितने प्रकार का मेल गेमिट बन रहा है उसका गुना कर देना है
जितने प्रकार का फीमेल गेमेट बन रहा है उससे। 2 प्रकार का मेल गेमेट बना तो 2 का गुना करेंगे, 2 प्रकार का फीमेल गेमेट बना तो 2 से, 2 गुना 2 4, इसलिए 4 खाना बना दिए, 4 बॉक्स बना दिए इसमें। ठीक है, एक मेल गेमेट को पकड़ करके दोनों फीमेल गेमेट से क्रॉस करा देना है। तो एक मेल गेमेट हम लिए बड़ी टी, और इस बड़ी टी का क्रॉस इस बड़ी टी से करेंगे, इसको नीचे करना है, इसको इधर करना है। तो जब बड़ी टी जुड़ेगा तो अगली पीढ़ी के पौधा में बड़ी टी जिन आएगा, तो पौधा कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, होगा कि नहीं, लंबा हो जाएगा। अब कुछ बड़ी टी वाला मेल गेमेट छोटी टी वाले फीमेल गेमेट से भी तो जुड़ेगा, तो जब ये दोनों जुड़ेगा तो यहाँ से आया बड़ी टी, यहाँ से आ गया छोटी टी, तो भी पौधा कैसा दिखेगा, लंबा ही दिखेगा, लंबा पौधा। क्यों? क्योंकि बड़ी टी प्रभावी है, छोटी टी अप्रभावी है कि नहीं। अब इस मेल गेमेट का क्रॉस दोनों फीमेल गेमेट से कराते हैं, तो इस छोटी टी और इधर से बड़ी टी, तो बड़ी टी को आगे करेंगे, छोटी टी को पीछे करेंगे, तो भी पौधा कैसा दिखेगा, लंबा पौधा ही दिखेगा, है कि नहीं, क्योंकि बड़ी टी प्रभावी है। और अगर छोटी टी वाला मेल गेमेट छोटी टी वाले फीमेल गेमेट से जुड़ेगा तो अगली पीढ़ी के पौधा में छोटी टी जिन पहुंचेगा, और ये हो जाएगा कैसा, ये हो जाएगा बौना पौधा। ये कैसा पौधा हो गया, बौना पौधा। यहाँ कौन सा पॉलिनेशन हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन, इधर लिख देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है। कौन सा पीढ़ी का ये पौधा है, बॉक्स के अंदर में ये है F2 पीढ़ी का पौधा। तो F2 पीढ़ी के पौधा को एक बार फिर से हम लोग चेकर बोर्ड के अंदर प्राप्त किए। एक बार तो यहाँ F2 पीढ़ी बनाए थे और इसी चीज़ को सॉल्व करके हम लोग चेकर बोर्ड के अंदर भी F2 पीढ़ी का पौधा बना लिए। 2 तरह का अनुपात पढ़ना है, एक पढ़ना है फिनोटिपिक रेशियो, एक पढ़ना है फिनोटिपिक रेशियो, और एक पढ़ना है जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो का क्या मतलब है, जीवों के बाहरी रूप को कहते हैं फिनोटाइप, और फिनोटाइप का अनुपात कहलाता है फिनोटिपिक रेशियो। जो दिखता है वो तो हमको पौधा दिखता है कि कौन लंबा है कौन बौना है, जिन थोड़े दिखता है, जिन तो नहीं दिखता है। हम ये देख सकते हैं कि कौन पौधा लंबा है कौन पौधा बौना है, तो हमको दिखा लंबा पौधा लंबा पौधा लंबा पौधा बौना पौधा, मतलब हमको 2 तरह का पौधा दिखा, लंबा और बौना। क्या दिखा, लंबा अनुपात बौना, 2 तरह का पौधा दिखा। लंबा कितना पीस दिखा, लंबा 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 3 लंबा दिखा, बौना कितना दिखा, 1 बौना दिखा। तो बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग का फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में लंबा और बौना पौधा का अनुपात होता है 3:1। ठीक है। अब जीनोटिपिक रेशियो मतलब जीन की संरचना का अनुपात, जीन के बनावट का अनुपात। कितने तरह का जीन वाला पौधा बना, इस पौधा में जीन कैसा है, बड़ी टी है अनुपात, इसमें जीन कैसा है, बड़ी टी छोटी टी है, अलग है ना। ये भले ही ये भी लंबा दिख रहा है ये भी लंबा दिख रहा है, लेकिन इसके पास जीन है बड़ी टी, इसके पास है बड़ी टी छोटी टी, अंतर है। इसके बाद अनुपात, यहाँ बड़ी टी छोटी टी सेम प्रकार का हो गया तो दोबारा नहीं लिखना है। यहाँ फिर कैसा है, छोटी टी, तो मतलब हमको 3 प्रकार का जीन वाला संरचना दिखा, पौधा दिखा। बड़ी टी वाला पौधा कितना पीस, बस यहाँ 1 पीस बना, 1 अनुपात। बड़ी टी वाला पौधा कितना पीस बना, तो बड़ी टी छोटी टी यहाँ भी दिख रहा है, बड़ी टी छोटी टी यहाँ भी दिख रहा है, तो 1 और 2 जगह हमको मिला, तो 2 अनुपात। आज छोटी टी वाला पौधा कहाँ दिख रहा है, बस 1 पीस है यहाँ, तो 1 लिखेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1। बड़ी टी अनुपात बड़ी टी अनुपात छोटी टी बराबर 1:2:1। याद रखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3:1, 3:1। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, 1:2:1 या 1:2:1। इस तरह से इसको पढ़ेंगे तो यही हो जाता है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पूरा करने के बाद वंशागति का 2 नियम दिया गया था। एक दिया गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक दिया गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
तो लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम हम लोग आगे 1-2 वीडियो के बाद हम लोग इस नियम को जानेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक बार भाषा बोल देंगे कि वैसा क्रॉस जिसमें एक लक्षण के 2 विपरीत रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को निकाल देते हैं, ठीक है ना। बोलेंगे वैसा क्रॉस, क्रॉस मतलब रिप्रोडक्शन, प्लांट में रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, बीज बनेगा, बीज अंकुरित होगा, नया पौधा बनेगा। वैसा क्रॉस जिसमें एक लक्षण के 2 विपरीत रूपों, एक लक्षण क्या था लंबाई, 2 विपरीत रूप क्या था लंबा और बौना, वैसा क्रॉस जिसमें एक लक्षण के 2 विपरीत रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में मटर के शुद्ध लंबा पौधा और बौना पौधा को चुना, इसे पीपीडी कहा। इन दोनों पौधा के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद बनने वाले बीज को बोने पर F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हो गए और F1 पीढ़ी के लंबे पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया तो F2 पीढ़ी में लंबे तथा बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। लंबे बौने पौधे का अनुपात 3:1 पाया गया। इसको फिनोटिपिक रेशियो भी कहते हैं या फिनोटाइप अनुपात भी कहते हैं और जीनोट्रिपिक रेशियो या जीनोटाइप अनुपात निकलता है 1:2:1। क्लियर? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया यहाँ कंप्लीट। यही है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आंसर पूरा हो गया? आया समझ में? समझ में आया नहीं आया कमेंट में लिख करके बताइएगा। अगर कुछ दिक्कत है कहीं भी किसी भी टॉपिक में, पीछे के लेक्चर में भी अगर कहीं भी कोई दिक्कत है आप क्वेश्चन लिख दीजिए, हम कमेंट पढ़ेंगे और अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब हम देंगे या फिर कमेंट करके ही आंसर आपको बता देंगे। ज़रूरत पड़ा तो अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन को शामिल हम कर लेंगे, ठीक है। तो एक प्रयोग हो गया, दूसरा प्रयोग जो डायहाइब्रिड क्रॉस है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।